हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललित कुमार और आप देख रहे हैं एम चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसकी यूनिट नंबर 3, जो कि हमारी क्या है, अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर अब हमें क्या देखना है, हम यूनिट नंबर 3 जो कि क्या है, अदर essential elements of a contract। ठीक है, अब इस यूनिट नंबर 3 को पूरा करने के लिए हमें कितने टॉपिक कवर करने हैं टोटल इसके अंदर। अब हमें सबसे पहला इसके अंदर आता है हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी आ जाने के बाद आता है हमारा यहाँ पे कैपेसिटी के बाद आता है हमारा यहाँ पे फ्री कंसेंट। फिर आता है यहाँ पे हमारे पास अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे यहाँ पे नॉट एक्सप्रेसली टू बी व्हाट। अब जो हमारा यूनिट नंबर 3 है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर हमें 4 मेन टॉपिक को देखना है। एक कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स और नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। अब इन 4 टॉपिक को कवर करने के लिए हमें इसके लिए प्रिपेयर होना है अब अच्छी तरह। तो अब सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद में सबसे पहला जो हमारा कैपेसिटी का है हम उसको कवर करते हैं। कैपेसिटी के अंदर हमें जनरली 3 चीज चाहिए होती है, मैं यहीं पे समझा देता हूं इसको। कैपेसिटी के अंदर हमें जनरली 3 चीज चाहिए होती है। कौन कौन सी चीज होती है? जब भी कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमें वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने हेतु। तो कैपेसिटी के अंदर 3 पॉइंट आता है। सबसे पहला हमारा मेजर होना चाहिए, जो व्यक्ति अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मेजर होना चाहिए। दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए। और तीसरा क्वालिफाइड बाय लॉ, क्वालिफाई होना चाहिए लॉ के द्वारा। ठीक है, ये 3 चीज अगर है तो वो हमारा कैपेसिटी के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो मेजर ना होके माइनर है तब क्या होगा? अब तो उसके लिए हम पॉइंट देखते हैं क्या होते हैं। माइनर के लिए क्या कितने पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं रफ कर देता हूं पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट माइनर के इंपॉर्टेंस पॉइंट। तो सबसे पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर is void ab initio। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट मेड विद या तो माइनर के साथ करता है या माइनर किसी और के साथ करता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे इज void ab initio। और सेकंड पॉइंट आता है यहां पे नो ratification after attaining
मेजोरिटी। अब जैसे कि ए और बी है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी से, ए था माइनर, ए ने जब कॉन्ट्रैक्ट करा तब वो माइनर था, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वो मेजर हो गया। तो ऐसा कोई नहीं है, कोई नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट माइनर में किया था तो वो तभी से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। ये नहीं कि वो मेजोरिटी में आ जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, वैलिड हो जाए, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड एब इनिशियो रहेगा। थर्ड पॉइंट, कैन टेक बेनिफिट्स आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो जितने भी बेनिफिट्स है उसका फायदा उठा सकता है। और फोर्थ है यहां पे, माइनर कैन ऑलवेज प्लेस माइनॉरिटी। माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी को प्लेस कर सकता है। और फिफ्थ पॉइंट है यहां पे हमारा, लाइबिलिटीज फॉर सिविल टॉर्ट्स। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, लाइबिलिटीज फॉर नेसेसिटीज। अब लाइबिलिटी ऑफ सिविल टॉर्ट का मतलब वो होता है अगर उसने कोई से भी कानूनी, जैसे बस को तोड़ा, सरकारी बस को तोड़ा, तो वैसे लाइबिलिटी होती है उसकी, और उसकी लाइबिलिटी, माइनर की लाइबिलिटी उसके एस्टेट से होती है। किससे होती है, एस्टेट से होती है, ना कि उस पर्सनल उससे होती है। ठीक है, ऐसी लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज। अब बी ने ए को क्या कर दिया, नेसेसिटीज प्रोवाइड करी, लेकिन उसने उसका फायदा उठा रहा है, तो ऐसे टाइम पे यहां पे भी उसका एस्टेट क्या होता है, लायबल हो जाता है। यहां पे अब सेवंथ पॉइंट देखेंगे अब हम, पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, लेकिन उसके फायदे उठा सकता है। एट पॉइंट है हमारा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो बन सकता है, लेकिन किसके ऊपर बन सकता है, अपने गार्जियन यानी पेरेंट्स के उस पे वो शेयर होल्डर तो बन सकता है। 9 पॉइंट आता है, प्रिंसिपल। माइनर कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता, लेकिन एजेंट बन सकता है। क्या बन सकता है, एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता। और यहां पे हमारा आएगा 11 पॉइंट, यहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यहां पे 9 पॉइंट आता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंने डिस्क्राइब में बता रखा है, तो यहां पे मैं शॉर्टली बता देता हूं आपको। जो माइनर होता है वो कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एग्री नहीं होता, क्योंकि वो माइनर होता है, और माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है या माइनर जिसके साथ करता है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि माइनर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस पे भी 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपना अनक्वालिफाइड बाय लॉ। ये तो पॉइंट्स थे माइनर के बारे में। अगर हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था कैपेसिटी का, क्वालिफाइड बाय लॉ, अगर उसके अंदर वो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होता है, तो कौन कौन से ऐसे हैं जो लॉ ने मना कर रखा है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, वैसे पॉइंट देखते हैं अब हम यहाँ पे। डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारा एलियन एनिमी, जो बाहर के दुश्मन है, एलियन एनिमी, उनके साथ क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना।
इन्होंने हमें बता रखा है। दूसरा, जो जेल में रहते हैं कॉन्विक्ट्स, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर रखा है। थर्ड हमारा यहाँ पे आता है फॉरेन सर्वेंट्स एंड ब्रांड एम्बेसडर। फॉरेन के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना कर रखा है। ब्रांड एम्बेसडर के लिए मना कर रखा है, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो और कुछ भी गलत हो जाता है तब हमें लोग के पास नहीं जाना है। उन्होंने पहले क्योंकि बता रखा है कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। हमारा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है कॉर्पोरेशन। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें मना कर रखा है। और फिफ्थ जो कि हमारा है इंसॉल्वेंट मतलब जो भी अपने डेट को पूरा नहीं कर सकता वो होता है इंसॉल्वेंट, जिसकी वैल्यू होती है 0, उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं 0। ऐसे लोगों के से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ ने क्या कर रखा है, मना कर रखा है। अगर करते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट और लॉ का सहारा नहीं ले सकते जब हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं दूसरा पॉइंट इसका आता है हमारे पास क्या, कैपेसिटी। हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तीनों पॉइंट थे। तीनों पॉइंट में अगर माइनर होगा तो उसके क्या पॉइंट है हमने वो भी डिस्कस कर लिए। डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है उसके डिस्कस कर लिए। अब हमें पढ़ना है हमारे पास फ्री कंसेंट। इसके अंदर हमारे पास जनरली 5 चीजें हैं। सबसे पहला यहां पे आता है कोर्जन, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्थ आता है फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, और फिफ्थ आता है हमारा मिस्टेक। कोर्जन मतलब जब भी हम किसी को धमका के डरा के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे कोर्जन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल हो जाते हैं एट द एग्राइव्ड पार्टी पे। एट द पॉइंट ऑफ एग्राइव्ड पार्टी पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये हमारा सेक्शन नंबर 15 में डिस्क्राइब कर रखा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर क्या है, एक टीचर और एक स्टूडेंट है। इसके अंदर टीचर ने अपनी डोमिनेटिंग पावर मतलब जो जिस पद पे है उस पद का उसने गलत तरीके से क्या करा, उस गलत तरीके से फायदा उठाता है तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि अब टीचर ने स्टूडेंट के साथ फायदा उठा लिया तो स्टूडेंट एग्राइव्ड पार्टी है और टीचर क्या है, गिल्टी पार्टी है, क्योंकि गिल्टी उसने गलत काम करा है इसलिए वो गिल्टी पार्टी है। और एग्राइव्ड पार्टी के उस पे ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये भी हमारा सेक्शन नंबर 16 में डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, अब आती है फ्रॉड। अगर हम किसी को सच छुपाकर बता देते हैं कुछ भी, जैसे कि उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। जैसे कि मेरे को ये सेब देखने हैं तो ये सेब डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉइजनस मिल रखा है। तो अब वैसे से मैं ये ना बता के किसी को बेच देता हूं तो ये मैं फ्रॉड करता हूं। और फ्रॉड भी एग्राइव्ड पार्टी और गिल्टी पार्टी दोनों पार्टी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो एग्राइव्ड पार्टी पे ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये सेक्शन नंबर 17 में डिस्क्राइब कर रखा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मेयर साइलेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब हमारा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम फ्रॉड करना चाहते तो नहीं है लेकिन गलती से मिस रिप्रेजेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर जो एग्राइव्ड पार्टी होता है वो रेपुडिएट कर सकता है
कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है, लेकिन डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता, डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। इसके अंदर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे हो जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये सेक्शन नंबर 18 में डिस्क्राइब कर रखा है। ये मिस्टेक, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये हमारा सेक्शन नंबर 19, 20, 21, 22 इनमें डिस्क्राइब कर रखा है। ये हमारा जो फ्री कंसेंट का टॉपिक है ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का थर्ड पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पे, नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड। अब इसको देखते हैं, नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड को, नॉट एक्सप्रेसली टू बी वॉइड, इसका मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी के कुछ हमें पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट आता है हमारे पास रीस्ट्रेन, और एक आता है वेजरिंग का। यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं हमारे। सबसे पहला आता है रीस्ट्रेन, और यहां पे आता है वेजरिंग, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है, और रीस्ट्रेन भी क्या होता है यहाँ पे वॉइड। रीस्ट्रेन क्या होता है बच्चों, रीस्ट्रेन वो होता है जो कि हम किसी को रोक नहीं लगा सकते, किसी को हम रोक नहीं लगा सकते। तो हम कहां कहां पे रोक नहीं लगा सकते, अब वो देखते हैं। यहां पे हमें जनरली 3 चीजों पे रोक नहीं लगा सकते। सबसे पहला तो रीस्ट्रेन में हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। क्या, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, एक तो ट्रेड, किसी को भी हम ट्रेड करते समय नहीं रोक सकते, और मैरिज, किसी को भी हम मैरिज करते हुए मतलब शादी करते हुए हम किसी को भी नहीं रोक सकते। और थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग मतलब होता है यहाँ पे हमारा किसी के ऊपर केस फाइल करना, ठीक है। तो हम किसी को भी केस फाइल करने से रोक नहीं सकते। जनरली इन 3 चीजों पे हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन इसके यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जहां जहां हम थोड़ी सी रिस्ट्रेन लगा सकते हैं, रीजनेबल स्ट्रेन उस वहां पे लगा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शन है, अब इसको वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेड है उसके अंदर हमें रिस्ट्रेन, इसके एक्सेप्शन यहां पे मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहला यहां पे हमारा पास आता है ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी रीस्ट्रेन लगा सकते हैं, रीजनेबल स्ट्रेन। और सेकंड है सेल ऑफ गुडविल, सेल ऑफ गुडविल। अगर हम कोई भी अपनी गुडविल बेचता है तो वहां पे उस केस में हम थोड़ी रीजनेबल रीस्ट्रेन लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी रिस्ट्रेन हम लगा सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है सर्विस एग्रीमेंट। क्या आता है, सर्विस एग्रीमेंट। वहां पे हम रीजनेबल रिस्ट्रेन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे मैरिज। मैरिज में हम कहां पे रिस्ट्रेन लगा सकते हैं, खुद ही मानो अगर वो मेजर है तो नहीं लगा सकते, लेकिन माइनर है तो हम वहां पे रिस्ट्रेन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसका क्या पॉइंट आ जाएगा हमारा, इन केस ऑफ माइनर है, वो शादी करता है तो हम वहां पे रिस्ट्रेन लगा सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग मतलब किसी को भी केस करते हुए हम नहीं रोक सकते, लेकिन यहां पे क्या है, इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पे हम रोक सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्रोमाइज कर ले, खुद क्या कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले। सेकंड पॉइंट, या तो आर्बिट्रेटर के पास चले जाएं, आर्बिट्रेटर जो कि कोर्ट में ना सोल्व करके वो बाहर ही सोल्व करवा देते हैं, उनको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। इनके पास चले जाएंगे तो ये
हम क्या कर सकते हैं, केस फाइल करने के लिए रोक सकते हैं। तो इसके ये एक्सेप्शन है, ये वॉइड है, और कहां कहां पे वैलिड हो सकते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा वेजरिंग। वेजरिंग भी हमारा यहाँ पे जनरली दो टाइप हो जाएंगे इसमें भी। जैसे कि अब मान लो यहाँ पे एक वॉइड कहां कहां पे हो जाएगा और ये वैलिड कहां पे रहेगा वेजरिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं वॉइड कि वॉइड कहां कहां पर वॉइड रहेंगे। तो ये सबसे पहले वॉइड रहेगा हॉर्स रेस। क्या पॉइंट है इस पे, वॉइड कहां कहां पे रहेगा, हॉर्स रेस पे, हॉर्स रेस, ठीक है। हॉर्स रेस पे ये वॉइड रहेगा जब 500 से क्या हो, कम होगा। 500 रुपए से अगर कम की हम हॉर्स रेस खेलते हैं तो ये वहां पे वॉइड रहेगा। सेकंड यहां पे हमारा पॉइंट आता है क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल, अगर हम यहां पे 1000 रुपए से अगर यहाँ पे हम कम की खेलते हैं क्रॉसवर्ड पजल, तो वहां पे ये क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। और तीसरा पॉइंट यहां पे आता है हमारे पास स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। और फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे हमारा लॉटरी। इन 4 पॉइंट में हमारे वेजरिंग में क्या केस रहता है, वॉइड रहते हैं। अगर हॉर्स रेस खेलते हैं हम 500 रुपए से कम, तब ये वॉइड हो जाते हैं। क्रॉसवर्ड पजल अगर हम 1000 रुपए से ज्यादा का खेलते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। और स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन खेल होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं। और लॉटरी जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, वॉइड। अब देखना है हमें कि वैलिड कहां कहां पर रहते हैं वेजरिंग वाले। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर हमारे पास चिट फंड। चिट फंड एक ऐसा पॉइंट है ये जिसके अंदर कमेटी वगैरह आती है, कमेटी वगैरह ये सब आती है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या रहता है, वैलिड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जब भी हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये वहां पे भी क्या रहता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ये हमारा वैलिड रहता है। और थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस, ये भी हमारा क्या रहता है, वैलिड रहता है। और फोर्थ पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा ये है गेम्स ऑफ चांस ऑफ गेम ऑफ स्किल, चांस ऑफ गेम ऑफ स्किल। इन केसेस में हमारा ये क्या रहता है, वैलिड रहता है। और इन केसेस में हमारा ये वॉइड रहता है। आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कहां कहां पे वैलिड है, कहां कहां पे वॉइड है, तो आप अच्छी तरह इनको लिख सके। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के चौथा पॉइंट। और चौथा पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हम अब वो देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। unlawful consideration and object। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट और कंसाइडरेशन है जो कि अनलॉफुल है लॉ के टर्म में, तो अब हम उसको देखने वाले हैं। उसके बाद ये हमारा यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी।
अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है तो उस केस में ये क्या होता है, अनलॉफुल कंसाइग्नेशन एक ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। अभी सिर्फ मैं पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूं, उसके बाद अगर आपको चाहते हो कि मैं इसको डिस्कस करूं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे फॉरबिडन बाय लॉ, जो कि लॉ ने मना कर रखा है, अगर हम वैसी कंसाइग्नेशन या ऑब्जेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ये वॉइड हो जाता है, फॉरबिडन बाय लॉ। थर्ड पॉइंट आता है defeating the provision of law। फोर्थ पॉइंट है यहां पे हमारा कोर्ट regards its moral। फिफ्थ पॉइंट है यहां पे हमारा इन्वॉल्व्स टू इंजरी टू अदर पर्सन एंड प्रॉपर्टी। सिक्स्थ पॉइंट है यहां पे हमारा एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इन्वॉल्व्स टू इंजरी टू अदर पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ऐसा कंसाइडरेशन या ऑब्जेक्ट जो कि दूसरे पर्सन को हार्म हो यानी इंजरी हो या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो, वैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे अनलॉफुल कंसाइडरेशन ऑब्जेक्ट है। और अगर ये है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें लॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट यहां पे है एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, जो कि एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अंदर भी हमारे 9 पॉइंट आते हैं। इसके अंदर हमारे 9 पॉइंट्स आएंगे जो कि हम साइड में डिस्कस करते हैं। यहां पे मैं इनको लिख देता हूं 9 के 9 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। दूसरा आता है मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। थर्ड पॉइंट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। डी पॉइंट आता है यहां पे हमारा, डी पॉइंट यहां पे आता है हमारा इंटरेस्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑब्लिगेशन। और थर्ड ई पॉइंट आता है हमारा इंटरफेरेंस इन दी कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई भी इंटरफेरेंस करते हैं हम कोर्ट के बीच में तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एफ पॉइंट है ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। अगर हम एलियन एनिमी के संग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे ये अनलॉफुल हो जाते हैं। जी पॉइंट है हमारा ट्रैफिक इन पब्लिक पॉलिसी। ट्रैफिक इन पब्लिक
ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिसेस। अगर हम सरकारी दफ्तरों में क्या करते हैं, भीड़ लगाते हैं, जैसे कि कोई जब फौजी के सिलेक्शन के टाइम पे हमारा क्या होता है कि वहां पे लोग घूस दे दे के फौज में भर्ती हो जाते हैं, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या हो जाते हैं, अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे 7 पॉइंट हो गए, हमारे 2 पॉइंट रह गए। सबसे पहले लास्ट, क्रिएट मोनोपोली। अगर एग्रीमेंट जो भी कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट क्रिएट मोनोपोली। और यहां पे जी लास्ट पॉइंट आता है हमारा कंसाइडरेशन। कंसाइडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। कंसाइडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको। इसका मतलब क्या है, कंसाइडरेशन इन अनलॉफुल इन पार्ट। अगर कोई भी कंसाइडरेशन है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए है और बी है। ए ने यहाँ पे क्या करा, इसको ऑफर दिया होगा, इसने एक्सेप्टेंस दे दी होगी, ठीक है। अब यहां से इसके पास कुछ जाना है, मतलब मान लो इसने 10K मांगा होगा कुछ भी ऑफर करके, एक्सेप्टेंस में यहाँ से 5K तो कैश में जा रहा है, और बी बोल रहा है कि 5K का ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। तो कंसाइडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, अगर पार्ट में है अनलॉफुल, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा क्या होता है, अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे जो 4th पॉइंट अनलॉफुल कंसाइडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का था, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का आज हमने यूनिट नंबर 3 जो कि अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने फिनिश कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 को कवर करेंगे। अगर आपने हमारी यूनिट नंबर